नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है पुनर्विवाह। तान्या, तुम तो सुहागरात के मामले में अनुभवी हो, अपन तो इस मामले में बिल्कुल अनाड़ी है। कहते हुए विकास नशे में झूमता हुआ पलंग पर औंधे मुंह गिर पड़ा। तान्या ने दिल में लगने वाले इस तीर को सहते हुए विकास को सहारा देकर सीधा किया और फिर गुमसुम सी बैठ गई। थोड़ी देर में विकास गहरी नींद में सो गया था, लेकिन तानिया की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह अभी भी विधाता के खेल को नहीं समझ पा रही थी कि उसने तानिया के साथ इंसाफ किया या नाइंसाफी की थी। चांद जैसे जैसे आसमान पर चढ़ता जा रहा था, तानिया के दिल का जख्म नासूर सा बनता जा रहा था। पुरानी यादें चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगी। संदीप, मैं तो थक गई, चलो वापस होटल चलते हैं, तान्या ने हाँफते हुए कहा था। तब संदीप ने शरारत से उसे गोद में उठा लिया था और कहा था, तान्या, अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत है, इसमें ही तुम थक गई तो इतनी लंबी जिंदगी कैसे काटोगी। तान्या ने फिर बच्चों की तरह मचलते हुए कहा था। संदीप, तुम भी थक जाओगे, बस बहुत हो गया, कल फिर आएंगे, अभी तो होटल वापस चलो। संदीप ने तान्या का सिर अपने कंधे पर रख कर सहारा दिया और दोनों गुमसुम से होटल लौटने लगे। थोड़ी दूर चलने पर तान्या ने फिर कहा, संदीप, मैं खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली पत्नी मानती हूँ जो तुम्हारे जैसा पति मुझे मिला। इतना प्यार करने वाला, मम्मी पापा, बंगला, पैसा, तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार, क्या ये सब कुछ मुझे सहज ही नहीं मिल गया तुमसे शादी करके? और मैं क्या कम किस्मत वाला हूँ जो तुम्हारे जैसी सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी लड़की मुझे मुफ्त में मिल गई। दोनों के हंसने की सम्मिलित आवाज घाटी में दूर तक फैल गई थी। अपने कमरे में आकर संदीप ने हीटर जला दिया और इंटरकॉम पर खाने का ऑर्डर देकर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। तान्या फिर खिड़की के पास आकर मसूरी की अंधेरी गहरी खाइयों को देख रही थी। यदि खुदा न खास्ता वह इन खाइयों में गिर गई तब उसे कौन बचाएगा। ये तो इतनी गहरी और घनी है कि वह संदीप संदीप चिल्लाएगी तब भी आवाज ऊपर तक नहीं आएगी, और तब वहां संदीप की याद में घुट घुट कर मर जाएगी। यह सोचते हुए उसका बदन पसीने से तरबतर हो गया। तभी संदीप ने उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया, फिर एकदम से अलग होते हुए बोला, अरे तान्या, तुम तो पसीने से तरबतर हो रही हो, माथा भी गर्म हो रहा है, तबीयत तो ठीक है ना? कहते हुए संदीप डॉक्टर का पता लेने कमरे के बाहर जाने लगा। तब तान्या ने उसे रोकते हुए कहा, संदीप, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं, मैं तो यहाँ की गहरी खाइयों को देखकर डर गई थी। तब संदीप ने हंसते हुए कहा, तान्या, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, डर की बात मन से निकाल दो, और फिर मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो, यही मेरी तमन्ना है। अब माहौल थोड़ा हल्का हो गया। वेटर खाना लगा गया था। खाना खाकर संदीप टीवी देखने लगा और तान्या अपने सास ससुर से फ़ोन पर बात करने लगी। हनीमून के 10 दिन कैसे गुजर गए मालूम ही नहीं हुआ। दोनों वापस दिल्ली आ गए और संदीप फिर अपने कारोबार में लग गया। दोनों ने अपनी आपसी सहमति से 5 साल तक घर में कोई मेहमान नहीं लाने की योजना बनाई थी। एक दो बार जब तान्या की सास ने इस बारे में बात की, तब तान्या की कुटिल हंसी से समझ गई कि अब उनका पुराना जमाना नहीं रहा कि इधर शादी हुई और उधर बच्चों की लाइन लगनी शुरू हो गई, और यदि बच्चे नहीं हुए तो बहू पर लांछन लगाने शुरू हो गए। चांद अब उतार पर आ गया था, लेकिन तान्या की पथराई सी निगाहें बंद कमरे की दीवारों पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जीवन कितना क्षणभंगुर है, इसका एहसास उसे तब हुआ जब लंदन से वापस आने वाली फ्लाइट के क्रैश हो जाने पर संदीप उससे बिछड़ गया था। जैसे सब कुछ संदीप के साथ चला गया। बड़ा घर, सुविधा, आराम की सब चीज़ें तान्या को काटने दौड़ती थी। एक दिन संदीप के पिताजी धीरेन्द्र खन्ना ने तान्या से कहा, बेटी, ये जिंदगी बहुत लंबी है, तुम्हें मैं आंसू बहाते देखता हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी करके हम तुम्हारे जीवन को फिर से खुशियों से भर दे। लेकिन तान्या इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए दिल से तैयार नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि संदीप की याद के सहारे
पूरी जिंदगी काट दे। एक दिन सुबह सुबह तान्या अपने ससुर के लिए चाय लेकर जा रही थी कि कमरे से बाहर आती आवाज पर उसके पांव दरवाजे के बाहर ही थम गए। कंपनी के वकील कह रहे थे, खन्ना साहब, कानूनी तौर पर आपकी पुत्रवधू इस कारोबार और संपत्ति की हकदार है। यदि आप चाहते हैं कि आपके लड़के के नहीं रहने पर तान्या कानूनी तौर पर संपत्ति और कारोबार की हकदार नहीं रहे तो तान्या की शादी कर दे। इस पर खन्ना साहब बोले, वकील साहब, मैं भी यही चाहता हूँ कि तान्या की शादी कर दूँ। इससे समाज में मेरा नाम भी हो जाएगा कि मैंने अपनी पुत्रवधू को पुत्री के समान समझते हुए उसका घर बिना किन्हीं पूर्वाग्रहों के बसाया। फिर दोनों की जोर से हंसने की आवाज़ बाहर आई। खन्ना साहब अब रोज़ तान्या को अतीत की याद दिलाकर भविष्य सुधारने के लिए उकसाते। इधर तान्या की सास सब कुछ समझते हुए तान्या को ताने देते हुए कहती, अरे 3 साल में एक बच्चे को भी इस घर में नहीं लाई, उसी के सहारे ये बुढ़ापा हंसते खेलते गुजर जाता। कैसी मनोज लड़की से मैंने संदीप की शादी की थी। संदीप के जाने के साथ ही संदीप के माता पिता का व्यवहार तान्या के प्रति बेगाना सा हो गया था और फिर कंपनी के वकील के साथ खन्ना साहब की बात में तान्या डर गई थी। तान्या ने एक दिन अपने मायके जाकर वहीं रहने का अनुरोध अपने सास ससुर से किया, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिर सब तरह से हार कर तान्या ने खन्ना साहब को अपनी दूसरी शादी की सहमति दे दी और एक साथ समारोह में तान्या की शादी विकास के साथ हो गई। सुबह की लाली आसमान पर छाने लगी थी। तान्या की पूरी रात जागते हुए बीती। विकास ने करवट बदलते हुए फिर कहा, तान्या, तुमने तो पूरी रात ही बेकार कर दी और थोड़ी देर के लिए मुझे संदीप ही समझ। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कहते हुए तान्या कमरे से बाहर निकल गई। तान्या अभी किचन में जाकर चाय के लिए पानी गैस पर चढ़ाया ही था कि उसे विकास की माँ की आवाज़ सुनाई दी, अरे उस घर भले ही तू कुछ भी करती हो, उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन इस घर में तुझे नहा धोकर ही किचन में आना होगा। बिना किसी प्रतिवाद के तान्या ने उनकी बात मान ली थी। विकास तैयार होकर ऑफिस चला गया। दोपहर को उसकी कुछ सहेलियां मिलने आई। उनमें से तुली ने तान्या से कहा, तान्या, कुछ भी कह, तू है किस्मत वाली। पहले संदीप था और अब विकास। सच में हम तो एक से ही बंदे हैं। तान्या ने महसूस किया कि वह जहाँ से गुजरती है लोगों की अजीब सी निगाहों का सामना करना पड़ता है। उसे एहसास होने लगा कि पुनर्विवाह एक दो-धारी तलवार की तरह है। लोग इसका एक पहलू देखते हैं, लेकिन दूसरा पहलू जिसे नारी भुगतती है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अतीत, वर्तमान और भविष्य के चक्रव्यूह में नारी फंस जाती है। एक बार रात में विकास अपने दोस्तों के साथ बैठा बात कर रहा था। उसके दोस्त कह रहे थे, विकास, तूने संदीप की जूठन को क्यों स्वीकार किया? अरे तुझे तो एक से एक लड़कियां मिल जाती। तब विकास ने, जो नशे में हो चुका था, वो बोला, खन्ना ने इस शादी के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। इतनी बड़ी रकम के एवज में तान्या से शादी करना क्या बुरा है? और इसी के साथ सब हंसने लगे। अब तक तान्या सभी पहलुओं से परिचित हो चुकी थी। समय अबाध गति से गुजर रहा था। तान्या जितनी सामान्य होने की कोशिश करती, रोज कोई न कोई ऐसी घटना घट ही जाती जिससे उसके अहम को चोट पहुंचती थी। विकास बात बात में उससे उसका अतीत याद दिलाता और ताने देता रहता था। तान्या सोचती थी कि क्या पुनर्विवाह करने वाली हर नारी को इस तरह ही दोहरी मानसिकता में रहना पड़ता है। एक दिन जब विकास सुबह उठा तब कमरे में उसे तान्या नहीं दिखी। बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी थी जिसमें तान्या ने लिखा था, विकास, शायद पुनर्विवाह नारी के लिए एक दुखद पहलू ही है। हो सकता है इसके पीछे सोच अच्छी हो। नारी को असहाय समझते हुए सहारा देने की अवधारणा इसके पीछे रही हो, लेकिन अब सहारा एहसान सा दिखने लगे और नारी मन को ओछी मानसिकता के चलते घर बाहर सब जगह दूसरे दर्जे का स्थान मिले, वह भी जिंदगी भर तानों के साथ। इससे अच्छा तो यह है कि रास्ते ही बदल दिए जाए। मैं ही तुम्हारी जिंदगी से हट जाऊं, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूं। तुम अपनी खुशी के सुविधा अनुसार तलाक के कागजात भेज देना, मैं दस्तखत कर दूंगी। तान्या।
चिट्ठी पढ़कर विकास एक बार तो सोच ही नहीं पाया कि यह क्या हो गया। साथ ही उसे तान्या की अंत पीड़ा का भी एहसास हुआ, जिसे उसे समझ ही नहीं था। पुनर्विवाह पुरुष के लिए भले ही सहज होता हो, परंतु नारी के लिए उतना ही कष्टप्रद हो सकता है जब उसे उसका पति ही सही परिप्रेक्ष्य में न ले। विकास ने तो सोचा कि उसने तान्या से शादी करके उसके पर बड़ा एहसान किया, अब वह जिंदगी भर विकास के एहसान तले जीती रहेगी। लेकिन तान्या ने जल्द ही वास्तविकता से उसे परिचित करा दिया। विकास संताप की आग में जल रहा था। अगले ही दिन वह तान्या के मायके आ गया। उसे लगा तान्या ने ये सब बातें घर में बता दी होंगी, जिससे उसे तान्या के माता पिता और तान्या के कोप को भाजन बनना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हालात ने तान्या को इतना कठोर बना दिया कि मानो उसे जहर का प्याला पीने की आदत हो गई हो। तान्या ने सहज ही विकास से पूछा, अब क्या लेने आए हो? विकास ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दर्द समझने में मुझे थोड़ी देर लगी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता। मुझे माफ़ कर दो तान्या। अतीत के दरवाजे आज से तुम्हारे लिए बंद हो गए। अब तुम और मैं केवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। पूर्व की तरह तान्या बिना कोई प्रतिवाद किए अपना सामान बांधने लगी, विकास के साथ जाने के लिए, यह सोचते हुए कि शायद इसी तरह लोगों की सोच पुनर्विवाह के मामले में बदलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।